हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 जुलाई 2022 इस डेट का लेके आए हैं। आज हम लोग देखेंगे आज की कहानी, जिसमें हम समझेंगे कि समय का क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप, और जो अभी करंट में यूरोप में हीट वेव का सिचुएशन बना हुआ है उसका पीछे का कारण क्या है उसको हम लोग समझेंगे। और जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन के जवाब के तौर पे कुछ कुछ डाटा आया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेके, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हाँ, तो ये कहानी है युधिष्ठिर और भीम की। एक बार क्या होता है, युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आता है। वो उससे मदद मांगता है भिखारी युधिष्ठिर से, लेकिन उस समय पे युधिष्ठिर जो होते हैं बिजी होते हैं काफी ज्यादा, तो वो बोलते हैं कि कल आना। इस सारी घटना को भीम जो है दूर से देख रहा था। देखते देखते सडनली क्या होता है कि भीम जो है बड़ा सा ढोल निकालता है और उसको बजाने लगता है। युधिष्ठिर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो भीम बोलता है कि भैया मैंने अभी जस्ट आपको देखा है कि आपने जो है समय के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई जीत ली है, और ये बात मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूं। युधिष्ठिर जो है काफी आश्चर्यचकित होते हुए बोले कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो भीम ने बोला कि आपने अभी जो भिखारी था उसको बोला कि कल आना, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि कल वो भिखारी जिंदा रहेगा। आपको यह भी पता है कि आप यहीं पे होंगे कल, और अगर आप दोनों जिंदा भी हैं तो कल आप देने की स्थिति में भी रहेंगे, ये आपको पूरा कंफर्म है। और कल वो आदमी को इस चीज की जरूरत फिर से होगी, ये भी आपको जानकारी है। तो मतलब क्या कि आप समय पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। इन सारे बात से युधिष्ठिर जो है अपना मिस्टेक को समझा कि वो जो है उसको काम को टाल दिया है, और उसको टालना यही वो लेसन है जो कि भीम इस बात पे पूरे कन्वर्सेशन में बताना चाह रहा है। तब जो है भिखारी को वापस बुलाया गया और उसको जो चाहिए था उसके साथ में उसको मदद कराया गया। तो ये स्टोरी यही बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या अगले मोमेंट पे होने वाला किसी को नहीं पता है। तो बेहतर है कि हम लोग चीजों को कल पे ना छोड़ें, आज ही जो हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल उसको कंप्लीट करें। तो ये जो है किसी भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि आप कल पे चीजों को ना टालें, जितना काम आप आज कर सकते हैं उसको कंप्लीट करें, और मैक्सिमम आप दिन से क्या निकाल सकते हैं उसको आप निकालें मैक्सिमम। इसको आप कहीं पे भी टाइम का वैल्यू हो गया, इस तरीके का कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उसमें ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ लेसन के लिए बहुत ही अच्छा स्टोरी है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो कहानी के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने मेन आर्टिकल पे आज का। ये जो आर्टिकल है इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसको लेके बात की गई है। और इस आर्टिकल में बोला यह गया है कि इंडिया में ये मोस्टली अभी तक इग्नोर होता आया है। इसका पास्ट का हिस्ट्री भी बताया गया है कि 1909 में ही एक बार कोशिश की गई थी, फिर 1953 वाले में भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया था। जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसके बेसिस पे एस्टेब्लिश हुआ है, उस वाले कमिटी में भी इस पे बात हुई थी। कुछ कुछ स्टेट्स ने कुछ कदम भी उठाए, लेकिन अभी तक लार्जली इग्नोर्ड है। दिल्ली में अभी स्टार्ट किया गया स्कूल क्लिनिक का कंसेप्ट, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो हेल्थ सर्विसेज से अलग है। वहां पे आप क्या है, क्यूरेटिव केयर दे रहे हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके बाद आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वाली बात इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि आप बहुत सारे चीजों को ठीक कर सकते हैं, बहुत हैबिट को बदल सकते हैं, बहुत सारे एडिक्शन को रोका जा सकता है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट किया जा सकता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो इंडिया में अभी भी इसको जो हेल्थ सर्विसेज है इसको पूरे तरीके से समझा नहीं जा सका है। हम लोग उसको मेडिकल केयर से इक्वेट कर रहे हैं, उसको वही मान के चल रहे हैं। तो हेल्थ केयर में जो बात मैंने अभी बोला कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, डाइट का हैबिट वो अगर अनहेल्दी है उस पर बात होनी चाहिए, स्लीपिंग साइकिल उस पर बात होगी, फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है तो उस पर बात किया जाएगा,
मेंटल कंडीशन कैसे है बच्चे की, डेंटल कंडीशन, उसकी आंख के दिक्कत, कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मान लीजिए कि अगर एडोलेसेंट एज में बच्चा है तो उस एज में मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड चैलेंजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए कि जो बच्चा है, बच्ची है, वो घर के पेरेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर घर में उतना ओपननेस नहीं होता है तो उसके बारे में उस चीज को नहीं जानते हैं, जिससे कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज हो जाते हैं। फिर यही वो एज होता है जिसमें कि किसी भी तरीके के एडिक्शन की ओर बच्चा जल्दी मुड़ता है, और यही वो एज है जिसमें कि उसको रोका भी जा सकता है। तो यहाँ पे हेल्थ जो सर्विसेज हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक गाइडलाइन दिया फ्रेश नाम से। तो फ्रेश का अगर एब्रिविएशन देखें तो यह है फोकसिंग रिसोर्सेस ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। इसके अंदर में 4 कोर एरिया है और 3 सपोर्टिंग स्ट्रैटेजी हैं। इनके अंदर में जो 4 चीजें हैं उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। जो 4 कोर एरिया जिस पे बात इसके अंदर की गई है, उसमें कहा गया है कि स्कूल हेल्थ पॉलिसीज पे फोकस की जाए, जिसमें कि वाटर, सैनिटेशन, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाए। फिर स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, आप उसको हेल्थ की जानकारी दे रहे हैं, साथ में वो बच्चा स्किल भी उसके रिगार्डिंग डेवलप करता चला जा रहा है। फिर तीसरी पॉइंट यहाँ पे जो कोर एरिया है वो स्कूल बेस्ड हेल्थ है, कि जो हेल्थ मॉनिटरिंग है उसका प्रॉब्लम क्या है, सर्विलेंस सिस्टम क्या होना चाहिए, तो वो स्कूल लेवल पे उस चीज को ठीक किया जाए। फिर चौथा जो एस्पेक्ट है इसका ये है न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको खाने में क्या हेल्दी डाइट मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या किस तरीके से किस टाइम पे खाना चाहिए, वो सारी बातें उसको बताई जानी चाहिए। और इसके सपोर्ट में जो 3 स्ट्रेटजी फ्रेश डॉक्यूमेंट में ही दिया गया है वो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, इन दोनों को कंबाइन करके चलना होगा, क्योंकि दोनों में आपको तभी फायदा मिलेगा जब दोनों सिंक में चलते रहेंगे। हेल्थ अच्छा होगा तभी वो अच्छा पढ़ाई कर पाएगा, और पढ़ाई करके ही वो अच्छे हेल्थ की ओर बढ़ेगा। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। फिर दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन पार्टनरशिप, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, कोई गैप ना हो। इसमें टोटल जो आपका स्टेक होल्डर है, पेरेंट हो गए, टीचर्स हो गए, बच्चा हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गई, जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो सारे लोग का पार्टनरशिप यहाँ पे चाहिए। और तीसरी बात है स्टूडेंट पार्टनरशिप, तो स्टूडेंट को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस एक्टिविटी जो इसके रिगार्डिंग कराए जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ हेल्थ रिलेटेड सेमिनार कराया जा रहा है, उसके रिलेटेड कोई जानकारी दी जा रही है, तो उसको स्कूल में अटेंड करे बच्चा, इस चीज को इंश्योर करना है। फिर आ जाते हैं इस आर्टिकल में 7 पॉइंट पे सजेशन दिया गया कि कैसे इस चीजों को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट ये है, आर्टिकल में सजेस्ट किया गया कि सारे स्टेट्स को अपना करंट स्टेटस को रिव्यू करें, उसके हिसाब से रोड मैप प्रिपेयर करें कि इससे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग कितना पैसा खर्च होने वाला है उतना उसमें फाइनेंशियल अलॉटमेंट किया जाए। तो वो सेक्टर वाइज आप उसमें जो 15th फाइनेंस कमीशन का अलॉटमेंट मिलता है स्टेट्स को, तो उसको वहां पे यूज किया जा सकता है। दूसरी बात की जो एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में अवेलेबल है उसके ऊपर आप काम करें, उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको कम खर्चे में आप वहां पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तीसरा सजेशन इनका ये बोला गया है कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक तो आप ओपन कर लें, उसके अलावा जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी ओपन रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि हो सकता है वहां पे ओपन ना हो पाए, वहां पे बात अपनी ना रख पाए, मोस्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ वाला। तो वो ऑनलाइन में उस बात को हो सकता है कि अच्छे से रखे, उसको बेहतर तरीके से एड्रेस फिर किया जा सके। फिर चौथा जो सजेशन है वो ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, उसको आपको देखना पड़ेगा, उनको भी पेरेंट टीचर मीटिंग इसमें बुलाना होगा, उनको हेल्थ एक्सपर्ट अगर कोई आ रहा है तो उसमें उनको भी पार्टिसिपेंट के तौर पर रखना होगा, और उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि प्राइवेट स्कूल को भी इस इनिशिएटिव में आप शामिल करें, और सिमिलर टाइप का इनिशिएटिव आयुष्मान भारत के अंदर भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी जो है उस पर कुछ खास बातचीत नहीं की जा रही है, तो उस वाले इनिशिएटिव को फोकस किया जा सकता है
और उससे हम लोग जो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज का आउटकम है उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच स्टेक होल्डर, ये है स्पेशली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनका इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब यह है कि जो वार्ड मेंबर हैं, जो चेयरमैन हो गए म्यूनिसिपैलिटी या रूरल एरिया है तो वहां के पंचायत के मुखिया, सरपंच, उनको इन्वॉल्व करना है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस प्रोसेस में रहेंगे उनको इन्वॉल्व करना है, जो एक्सपर्ट आएंगे उनको लेके आना है, पेरेंट्स को लेके आना है, बच्चों को लेके आना है, तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना इस पूरे प्रोसेस में जरूरी है। और लास्ट में जो कंक्लूडिंग रिमार्क इस आर्टिकल में दिया गया है वो ये है कि हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी हम लोग पूरा मैक्सिमम बेनिफिट दोनों पॉलिसीज का उठा सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग है। इसको आप स्कूल सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम और जो स्किलिंग वाली व्यवस्था हो गई या फिर डेमोग्राफी का मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे, तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस क्वांटम तक यूज करना है इस इंफॉर्मेशन को। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है आपका स्कूल हेल्थ के रिगार्डिंग, स्कूल हेल्थ में मान लीजिए स्किलिंग की बात आ गई है, तो स्किलिंग वाले बात में हम लोग हेल्थ का एक पॉइंट रखेंगे कि स्कूल में स्किलिंग के साथ साथ हेल्थ को भी बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें कि आप फ्रेश गाइडलाइन जो दिया गया है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उसको फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें मेंशन करते हुए यहाँ पे आगे निकल जाएंगे, फ्रेश बस एक पॉइंट हाईलाइट करेंगे। अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन स्कूल हेल्थ सर्विसेज पे पूछा गया है तब फिर आप इस पूरे आर्टिकल में जो जो पॉइंट दिया गया है इसको आप डील करेंगे। तो कैसे यूज करना है इस बात को आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगले जो क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है उस पर। ये आर्टिकल भी द हिंदू से लिया गया है। इंडिया वियतनाम जो टाइज हैं उसको और बेहतर करने में कैसे आगे जा रहे हैं, कैसे और चीजें हो रही हैं, उस पे बात है। तो ये आर्टिकल क्यों आया है न्यूज में, क्योंकि अभी इस साल में इंडिया और वियतनाम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं वो। अब ये दोनों कंट्री साथ में आ रहे हैं, साथ में आने का क्या क्या कारण हो सकता है तो वो देख लेते हैं कि शेयर्ड कंसर्न इनका क्या क्या है। तो एक तो क्या है कि ट्रेड जो है सी के थ्रू ही मैक्सिमम डिपेंडेंसी है दोनों ही कंट्रीज में। इंडिया के लिए जो है इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड उसका 90% बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू, ये आपका सी रूट से ही डायरेक्टेड होता है। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है, कॉमन एग्रेसर के तौर पे चाइना ही दोनों कंट्रीज के आगे है। चाइना अपने हमारे नेबरहुड में कभी डोकलाम हो जाता है, कभी अक्साई चीन में कैप्चरिंग हो रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम अभी दिखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली। और वियतनाम भी साउथ चाइना सी में इस एग्रेशन को काफी बार महसूस करता है। फिर दोनों ही कंट्रीज का अपना एनर्जी सिक्योरिटी और जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसके लिए भी दोनों का साथ होना जरूरी है। फिर ओपन एंड सिक्योर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि ये जो है जो आपका स्वेज वाला कैनाल है, स्वेज कैनाल से निकल के पूरा उधर साउथ ईस्ट एशिया तक जो लाइन है उसी को हम लोग सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको आप लोग मैप में भी देख लें, कौन कौन सा इसके बीच में स्ट्रेट्स आते हैं, कौन कौन सा चोक पॉइंट है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो बेहतर आप इसको ग्रास्प करेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन करेंगे। इसी वजह से मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूं। इन केस अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं डील कर दूंगा। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो फिर अब आगे आ जाते हैं कि अभी करंट में जो ड्राइविंग फोर्स है हमारे रिलेशन को लेके, वो क्या है कि हम लोग चाइना को काउंटर करना है इस तरीके से कि वियतनाम की मिलिट्री पावर को हम स्ट्रेंथन कर दें ताकि वो सेल्फ कैपेबल हो। कोई भी साउथ चाइना सी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करने की स्थिति में रहे। फिर दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि आप सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके इंपॉर्टेंस को समझें और जो साउथ चाइना सी है उसके जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक पोजीशन को अच्छे तरीके से समझा जाए, उसकी पोजीशन को, उसके महत्व को समझा जाए, वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया का जो अभी करंट में डिजायर है कि हमारा मैरीटाइम डोमेन में प्रेजेंस बढ़े, उसके लिए भी
जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ में बेहतर रिलेशन होना जरूरी है। दैट्स वाई वी आर फोकसिंग बेटर ऑन बेटर रिलेशन विथ वियतनाम, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, वियतनाम इज वन ऑफ देम। और अगला ड्राइविंग फोर्स दोनों कंट्री के जो नेवी हैं उनके बीच में पार्टनरशिप हो, तो ड्राइविंग फोर्स हमारा ये है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप न्यू हाइट्स पे कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, जो हम देख सकते हैं कि 2007 में इन दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको कि एलिवेट किया गया कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2016 में। अभी जून 2022 में ज्वाइंट विजन फॉर डिफेंस कॉपरेशन एंड एमओयू ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट ये साइन किया गया है। इसके साथ साथ $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ये दिया गया था पहले, अभी $500 मिलियन का और भी दिया जाना है। उसके अलावा जो है इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग और वियतनाम की नेवी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज में भी काम कर रहा है, जैसे कि आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसको सर्विलेंस के लिए दिया गया है। उनकी नेवी को यहाँ विशाखापट्टनम में जो हमारा पोर्ट है वहां पे ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा जो एवेन्यू हैं, जो मल्टीलैटरल फोरम है, बाइलैटरल लेवल पे तो हम लोगों ने ये सारी बातें देख ली। जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है उसमें भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, जैसे इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन IORA, बिम्स्टेक में है, MGC आपका मेकोंग गंगा कॉपरेशन होता है, और आसियान का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस उसमें भी ये बातचीत आगे चल रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं दोनों कंट्री। अगर इसको एक चीज और देखें तो इंडिया के किस किस पॉलिसी के हिसाब से इन लाइन है ये, तो ये तो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, ब्लू इकोनॉमी भी बोला जा सकता है। फिर आपका नेबरहुड फर्स्ट में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में ये कंट्री आ जाती है, तो उसके हिसाब से हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ये सारे हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो कि दोनों देश के बीच रिश्ते जो हैं उसको गाइड कर रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। हम लोग आते हैं जो अभी मुद्दा बहुत ही तेज न्यूज में दिख रहा है कि पूरे यूरोप में हीट वेव अभी सिचुएशन दिख रहा है इसका। तो ये आपका द हिंदू में भी था और इंडियन एक्सप्रेस में भी था। उन दोनों आर्टिकल को एक साथ में लाके कोशिश किया गया है कंप्लीट करने का। तो हम लोग देखते हैं कि हीट वेव का सिचुएशन क्या क्या चल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो वाइल्ड फायर का सिचुएशन है वो चल रहा है, ड्राउट का सिचुएशन है, और बहुत सारे जो हीट वेव से रिलेटेड डेथ्स हैं उसकी सिचुएशन भी बनती दिख रही है, जो कि दिखाता है कि क्लाइमेट इमरजेंसी टाइप का कंडीशन बन गया है। बिल्कुल जुलाई 19 को जो यूनाइटेड किंगडम है, लंदन है, वो अपने पूरे अभी तक के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री को टच कर गया। इसके पहले 40 डिग्री अभी तक वहां पे नहीं हुआ था। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, वहां पे सिचुएशन और भी खराब है। वहां पे टेम्परेचर जो है 42 से 46 डिग्री के बीच में घूम रहा है। और पूरे इवेंट को हीट एपोकैलिप्स ये नाम दिया गया है, मतलब कि बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देने वाला वो वाला इवेंट बिल्कुल अभी बना हुआ है, उस टाइप का सिचुएशन है। और साथ साथ में जो हीट है उससे क्या हुआ है कि सॉइल में मॉइस्चर वो कम हो गया है, और जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो वो भी सूख रहे हैं। तो वो एक्सटेंडेड हीट की वजह से वाइल्ड फायर का सिचुएशन बनता दिख रहा है। तो इसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि साउथ वेस्टर्न फ्रांस में 19,000 हेक्टेयर ये फॉरेस्ट जल चुका है। और भी बाकी कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया था, उसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये पूरे सिचुएशन को दिखाने के लिए काफी रहेगा। और ड्राउट सिचुएशन के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इटली का। इटली वहां पे जो फूड बाउल ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ज्यादा खेती और बाकी ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वहां पे काफी ज्यादा होता है। तो वो ड्राउट का सिचुएशन फेस कर रहा है कंटिन्यूअस। तो ये दिखा रहा है कि यूरोप की बहुत ही खराब जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें अभी चल रहा है। तो इसके पीछे का कारण जानते हैं कि क्यों है ऐसा। तो अगर हम कारण के पीछे जाते हैं तो कारण ये है, एक तो क्लाइमेट चेंज वाला जो बड़ा रीजन एट्रीब्यूट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज हो रहा है। लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज एक कारण नहीं है, उसके अलावा दो कारण और बताए जा रहे हैं कि जिसका कि इसके साथ में लिंकेज है। वो ये है कि पूरे यूरोप के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम, जो एयर का प्रेशर सिस्टम है, वो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है। अब लो प्रेशर एयर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि लो प्रेशर वैसा सिचुएशन है जिसमें कि ये हर डायरेक्शन से एयर को खींचने की कोशिश करेगा।
लो प्रेशर में, क्योंकि हर डायरेक्शन में उस प्रेशर को फिल करने के लिए हर डायरेक्शन से एयर आएगा और उसको फिल करेगा ताकि लो प्रेशर के सिचुएशन को खत्म किया जा सके। तो ये जो हर डायरेक्शन से खींच रहा है तो वो हॉट एयर खींच रहा है नॉर्दर्न अफ्रीका से भी। तो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला जो कंट्री है मेडिटेरेनियन के इस साइड, तो वो सारी कंट्रीज के साइड से भी जो गर्म हवाएं हैं वो वहां तक पहुंच रही हैं, जो कि और लो प्रेशर के सिचुएशन को और एग्रीवेट करती चली जा रही है। दूसरा जो इसका रीजन है कि आर्कटिक ओशियन में अभी करंट में देखा गया है कि अनयूजुअल वार्मिंग का सिचुएशन चल रहा है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि इससे रिलेटेड हो सकता है। पूरा यूरोप ही हीट डोम टाइप का सिचुएशन में बिल्कुल बना हुआ है। वो उसके जो पूरा यूरोप है, अगर वैसा देखा जाए तो पूरे यूरोप में ही इवन नॉर्वे, स्वीडन, वो सारी कंट्रीज भी इससे थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड दिख रही हैं। इसी संदर्भ में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बस बोला है कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम कलेक्टिवली एक्शन ले लें या फिर कलेक्टिव सुसाइड होगा हम लोग का। तो ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है पूरे यूरोप के लिए। सिचुएशन जो है यूएस में भी कुछ कुछ इसी तरीके का बना हुआ है, सिर्फ यूरोप नहीं प्रभावित है, लेकिन वहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहां पे अभी भी मान रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जैसा कोई चीज नहीं है, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेट एक्शन में और भी बड़ा डिसरप्शन बन रहा है, बाधा के तौर पे खड़ा हो रहा है। तो इस वाले आर्टिकल में इतना ही है। आगे आते हैं हम, एक और है चीज, लास्ट आइटम है आज का हमारा, कि डाटा ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के रिप्लाई के तौर पे इसको आंसर किया गया है। आपको मैंने कल भी बताया था कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, इस टाइप का कोई भी पॉइंट आता है तो इसमें इसको कोट करते हुए हम दिखा सकते हैं कि पार्लियामेंट जब क्वेश्चन पूछा गया था तब यह जवाब मिला था हम लोग को। तो ये अकाउंटेबिलिटी का वन ऑफ द मैकेनिज्म है। अब आ जाते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो डाटा दिया गया उस पर। इसमें 3 पैरामीटर पे बात की गई है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड वायलेंस हैं उसमें कमी देखी गई है। सन 2009 में ये 2258 था, जो कि 2021 में घट के 509 इंसिडेंट पे आ गया है। अगर इससे रिलेटेड डेथ्स की बात की जाए तो वो 1005 था 2010 में, जो कि 2021 में घट के 147 पे आ गया है। और इससे अफेक्टेड अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, जो कि घट के अभी 46 डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है। और वो भी मेजरली छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा अभी इंसिडेंट उसका दिख रहा है, ज्यादा डोमिनेंस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अभी दिख रहा है। और एक चीज और हाईलाइट की गई थी इसमें, वो ये था कि भले ही इंसिडेंट कम हुआ है लेकिन जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके डेथ में इंक्रीज देखा गया है, जो करंट टाइम है उसमें। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था। और जो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था मौर्यन आर्किटेक्चर को लेके, एक्चुअली कल का वीडियो हम लोग का काफी लेट रिलीज हुआ था, काफी शाम हो गया था, तो इस वजह से कुछ लोग आंसर नहीं लिख पाए। उन्होंने बोला कि अगर हो सके तो आप कल डिस्कशन ना करें, परसों डिस्कशन करें। तो इस वजह से हम लोग जो मॉडल आंसर है उसका आज ना करके कल के वीडियो में डालेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अगर आंसर इसका लिखना चाह रहे हैं वो लिखें, लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिख के वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। आपको वहां पे इवैल्यूएशन दिया जाएगा और कल इसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।